अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं और आप एक ऐसी एरिया में बैठे हुए हैं जहां पर मेडिकल की जो पैथोलॉजी है उसकी सुविधाएं बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो उस केस में अगर आप पेशेंट की हेल्थ का असेसमेंट करना चाहते हैं यानी उसकी सेहत का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट कराते हैं आप, और वो टेस्ट है आपका सीबीसी। सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है जो पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, यानी कहीं ना कहीं ये बहुत इकोनॉमिक, बहुत सस्ता एक ऐसा टेस्ट है। अगर आप इसे सही से इंटरप्रेट करते हैं यानी सही से आप इसे एग्जामिन कर सकते हैं तो आप पेशेंट की बहुत सारी समस्याओं का पता लगा सकते हैं बहुत कम खर्चे में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में, और जैसा इसका नाम इन्फॉर्म करता है आपको, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसी क्लिनिकल डायग्नोसिस की सीरीज में आज जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो आपसे बात करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। सीबीसी क्या है, सीबीसी आपको क्या एक्सप्लेन करती है, सीबीसी के जो पैरामीटर हैं वो किस तरीके से पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो आइए बात करते हैं सीबीसी के बारे में। सीबीसी के बारे में बात करने से पहले मैंने आपके सामने एक केस स्टडी शो की है। इस केस स्टडी में आप देख पा रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसका दो बातें आपको यहां याद रखनी है। एक बात आपको याद रखनी है जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो, और एक है जो पेशेंट से आपको ऑब्टेन्ड हुई है यानी जो आपको रिजल्ट मिला है। सीबीसी के अंदर कुछ पैरामीटर्स आपके सामने हैं जिसमें आप देखेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट जो है सीबीसी, इसमें सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन देखेंगे, फिर आपका टोटल लिकोसाइट काउंट है यानी जिसे आप टीएलसी कहते हैं। टीएलसी के बाद आप अन्य चीजें देखेंगे, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट देखेंगे। डिफरेंशियल लिकोसाइट जैसा इसका नाम बता रहा है यानी जो भी आपकी डिफरेंट डब्ल्यूबीसी होती हैं, जैसे मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट है, ईसिनोफिल्स है, वेसोफिल्स है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। फिर अगर अन्य पैरामीटर्स देखें तो आरबीसी की काउंट देखेंगे, पीसीवी की वैल्यू देखेंगे, एमसीएच देखेंगे, एमसीएच सी देखेंगे। यानी ये डिफरेंट पैरामीटर्स आपको किस तरीके से एग्जामिन करने हैं इस पे आपको ध्यान देना है। जनरली जब भी पीसीवी की रिपोर्ट आपके सामने आती है या जो भी इसमें पैरामीटर्स दिए जाते हैं तो सीबीसी की रिपोर्ट में जनरली लोग दो तीन चीजें देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन देख लेंगे कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है, वो आपकी लिकोसाइट काउंट यानी डब्ल्यूबीसी की चीजें देख लेंगे, वो आपकी प्लेटलेट देख लेंगे। लेकिन इतना देखना सफिशिएंट नहीं है। अगर आप सही से इसे एग्जामिन करते हैं तो सीबीसी की रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत कुछ बता सकती है। तो आइए बात करेंगे कि सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आपको क्या बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर एक नॉर्मल रेंज में मेल में बात करें तो मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये आपका 14 ग्राम से 18 ग्राम जो है ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू है ये फीमेल में कुछ कम होती है, फीमेल में इसकी जो रेंज है वो आपकी 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आपकी आरबीसी के अंदर पाई जाती है, जो दो पार्ट से बनी है, हीम और ग्लोबिन से। आप जानते हैं कि आपके हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो आपके शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करना है, यानी ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल रिड्यूस होता है यानी हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होती है तो इस कंडीशन को आप एनीमिया बोलते हैं, यानी बोलते हैं कि इसमें खून की कमी है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है किसी व्यक्ति में, तो अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में, हालांकि मैं क्लिनिकल सिम्टम्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर देखें तो सोचो जो इसका काम है यानी हीमोग्लोबिन का काम है मेन ऑक्सीजन को डिलीवर करना, लेकिन हीमोग्लोबिन कम होगा तो उस व्यक्ति में ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, यानी इसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, चलने फिरने में इसे थकान होने लगेगी, यानी बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसकी बॉडी में जो है एफिशिएंटली ये कार्य नहीं कर पाएगा। ये बातें आप जान सकते हैं। तो जिस तरीके से हीमोग्लोबिन का कम होना आपका एनीमिया है, उसी तरीके से अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ती है तो ये कंडीशन आपको बोली जाती है पॉलीसाइथीमिया, या इसी को हम पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है तो लोग कहते हैं इसमें खून की कमी है, लेकिन अगर आपकी जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो ज्यादा आती है तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं, कहते हैं इसमें बहुत खून है। लेकिन आपको यहाँ अवेयर होने की जरूरत है कि ये जो रेंज है हीमोग्लोबिन की रेंज है, अगर ये नॉर्मल से ज्यादा आती है ये भी आपके लिए
दिक्कत क्रिएट कर सकती है, यानी तकलीफ दे सकती है। जानते हैं किस तरीके से? अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो सीओपीडी का पेशेंट है, यानी जो आपकी लंग्स की बीमारी होती है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कहते हैं, यानी आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, या आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने से, या आपका अस्थमा की कोई अस्थमा या सांस संबंधी कोई और रोग है, तो उस व्यक्ति में HB का लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा पाया जाता है। अगर HB का लेवल नॉर्मल से ज्यादा पाया जाएगा तो ये किस तरीके से इंजूरियस हो सकता है, ये आपको समझना है। जब हीमोग्लोबिन आपके शरीर में ज्यादा होगा तो ब्लड के क्लॉटिंग के चांस ज्यादा हो जाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों में हार्ट अटैक के चांस ज्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से अगर ज्यादा आ रहा है, यानी 18 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको समझना है कि ऐसे व्यक्तियों में जो कार्डियक अरेस्ट के केस हैं, सॉरी, यानी आपके जो हार्ट डिसऑर्डर हैं, यानी जहां पर ब्लड का क्लॉट बन सकता है, वो चांस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल रेंज में रहे तो आसान है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो ब्लड क्लॉट बन सकता है और ये आपके लिए इंजूरियस है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है गांव देहात में जो बीड़ी वगैरह पीते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि अरे उन्होंने टेस्ट कराया, खुश हो जाते हैं कि हीमोग्लोबिन का उनके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा है। नहीं, ब्लड आपके अंदर नहीं ज्यादा है, आपका जो ब्लड है वो कंसंट्रेट हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम की बात है। और ऐसे पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमें इकोस्प्रिन यानी एस्प्रिन वगैरह देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ओल्ड एज में है तो ऐसे व्यक्तियों में ब्लड क्लॉट बनने के चांस ज्यादा हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में ब्लड को डाइल्यूट करने की ड्रग दी जाती हैं, जैसे इसमें कॉमनली आप एस्प्रिन जान सकते हैं, वारफेरिन जान सकते हैं, ये सारी ड्रग यूज होती हैं। इसी तरीके से अगर बात करें आपकी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की, तो टोटल जो ल्यूकोसाइट है उसकी आपके शरीर में नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम। अब ये जो ल्यूकोसाइट है ये है क्या एक्चुअली? तो ल्यूकोसाइट को आप ऐसे समझिए, ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, यानी आपके शरीर की इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसी है। अगर ये नंबर आपका TLC का जो नंबर है ये बढ़ता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि देखो अगर आपके शरीर में कहीं पे तोड़फोड़ हो रही है, कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस दशा में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इन्फेक्शन के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में, इंजरी के केस में, यानी टिश्यू में किसी भी तरीके की नेक्रोसिस वगैरह हो रही है, तो उस दशा के अंदर TLC की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी TLC की जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर ये वैल्यू कम होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपनिया। अब आपको समझना है कि जो ल्यूकोपनिया है ये आपके शरीर में इंडिकेट करती है, ये भी एक्चुअली इन्फेक्शन को ही इंडिकेट करती है, लेकिन कुछ सीवियर इन्फेक्शन जैसे कैंसर के केस में इसकी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है, या आप बात करें बोन मैरो से संबंधित कुछ बीमारियां हैं उनमें डिक्रीज हो सकती है। और साथ में ये आपके इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है, यानी ये बताती है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कम है। तो अगर किसी व्यक्ति की ल्यूकोसाइट काउंट कम आ रही है तो ये बता रही है कि उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है या नहीं है। अगर बात करें इसकी डिफरेंशियल काउंट की, यानी आपने TLC जो देखी, अब ये जो TLC है यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जो WBC है, इनके कई टाइप्स होते हैं। उनमें से अगर बात करेंगे एक एक करके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स होती है टोटल WBC का सबसे ज्यादा हिस्सा बनाती है, लगभग 60 से 65% जो WBC है उसका जो हिस्सा है वो मेनली आपकी न्यूट्रोफिल्स के द्वारा बनाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स एक प्रकार की आपकी WBC है। नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो आपकी 40 से 60 के बीच में होती है, यहाँ पे आपने देखा 47 से 75 के बीच में है, यानी ये नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ये रेंज होनी चाहिए। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ता है, यानी न्यूट्रोफिल्स जो आपकी डिफरेंशियल अब बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर केवल न्यूट्रोफिल्स बढ़ती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफीलिया। न्यूट्रोफीलिया जो है आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, या आप किसी भी तरीके की स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, यानी आप स्टेरॉयड ड्रग ले रहे हैं। कई बार जैसे कुछ पेशेंट अस्थमा वगैरह के होते हैं वो रेगुलर स्टेरॉयड लेते हैं, तो उस केस में आपको न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ मिल सकता है। या कोई स्मोकिंग करता है, इंटेंस एक्सरसाइज करता है, तो उस दशा में आपको न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो जब भी आप किसी की CVC की रिपोर्ट लें, देखें, तो उसमें उससे ये सारी हिस्ट्री लें कि आप किसी भी तरीके के मेडिकेशन पे तो नहीं है, आप जो है स्मोकिंग तो नहीं करते, आप
इंटेंस एक्सरसाइज तो नहीं करते, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो आपके शरीर में न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू को बढ़ा सकती है, और न्यूट्रोफिल्स के जो नंबर इंक्रीज होता है इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। अगर बात करें इसका नंबर डिक्रीज होता है, तो अगर न्यूट्रोफिल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया, और न्यूट्रोपीनिया आपके शरीर में वायरल इंफेक्शन को इंडिकेट करती है, जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस। न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन वायरल इंफेक्शन, हेपेटाइटिस और एचआईवी जैसे केसों में न्यूट्रोफिल्स का नंबर डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं एक और डब्ल्यूबीसी के टाइप के बारे में, वो है आपकी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपके शरीर में इंफेक्शन के दौरान ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट का जो नंबर इंक्रीज होता है इस कंडीशन को बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। और ये मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के केस में, जैसे अगर हम बात करें कैंसर के केस में, क्रोनिक इन्फेक्शन के केस में, यानी लंबे समय से कोई बीमारी है जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है, तो उस केस में आपको लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ा हुआ मिल सकता है। अगर ये नंबर गिरता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं लिम्फोसाइटोपीनिया। मेनली ये आपको मिलता है टाइफॉइड फीवर के केस में, एचआईवी के केस में, या आपका हर्पीज वायरस या गोनोरिया। मैं बेसिकली आपको कहना चाहूं तो लिम्फोसाइट का नंबर जब डिक्रीज होता है तो ये आपके शरीर में इंडिकेट करता है वायरल इंफेक्शन को, और मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, यानी जो एसटीडी होती हैं, उसमें मेनली आपका लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज होता है। अब बात करेंगे एक और डब्ल्यूबीसी के बारे में, दैट इज द इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स आपके शरीर में क्या इंडिकेट करती है? इसिनोफिल्स मेनली अगर इसका नंबर इंक्रीज होता है तो इस कंडीशन को इसिनोफिलिया बोलते हैं। ये हमारे शरीर में मेनली एलर्जी की कंडीशन में इंक्रीज होती है, यानी किसी भी प्रकार का कोई एलर्जन जब आपके शरीर में एंटर करेगा तो इसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाएगा, जैसे हे फीवर वगैरह की कंडीशन में। साथ में अगर किसी भी तरीके का वॉर्म इन्फेस्टेशन है, यानी वॉर्म आप समझ सकते हैं जैसे हुक वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, जैसे बच्चों में कई बार जो का है वॉर्म का इन्फेस्टेशन होता है, तो उस केस में आपको इसिनोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब बात करें इसिनोफिल्स का नंबर अगर डिक्रीज होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं इसिनोपीनिया, और मेनली ये आपका सीवियर इन्फेक्शन में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसिनोफिल्स का नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है तो ये आपके शरीर में सीवियर इन्फेक्शन जैसे सेप्सिस को इंडिकेट करता है। जब हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को सेप्सिस कहते हैं, जो सीवियर कंडीशन है, तो इसको आप इसिनोफिल के काउंट से देख सकते हैं। बात करें मोनोसाइट के बारे में, तो अगर मोनोसाइट का नंबर इंक्रीज होता है तो इस कंडीशन को आप मोनोसाइटोसिस कहते हैं। और ये जो मोनोसाइटोसिस है ये हमारे शरीर में क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। क्रोनिक का मतलब एक लंबे समय से इन्फेक्शन हो। वायरल इन्फेक्शन के केस में भी इसका नंबर बढ़ता है। ऑटो इम्यून डिजीज के केस में ध्यान देंगे, अगर मोनोसाइट का नंबर बढ़ा हुआ है तो ये आपको ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कई बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो एक बीमारी है आपकी जॉइंट में होने वाली, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में आपको मोनोसाइट का नंबर बढ़ा हुआ मिल सकता है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, मोनोसाइट का नंबर अगर किसी व्यक्ति में डिक्रीज हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शरीर के अंदर सीवियर इन्फेक्शन है। अब बात करेंगे एक और डब्ल्यूबीसी जो है आपकी वैसोफिल्स। वैसोफिल्स अगर शरीर में इंक्रीज हो रही है तो सर्टेन कंडीशन जैसे एलर्जिक कंडीशन में ये आपके शरीर में इंक्रीज होती है। अगर बात करें आपके आरबीसी काउंट के बारे में, तो आरबीसी काउंट जैसा अभी आपने देखा कि अगर आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो आरबीसी के अंदर यानी हीमोग्लोबिन जैसे हमने बात की थी, तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। आरबीसी का नंबर अगर किसी व्यक्ति में बढ़ रहा है तो वही बात है, ये आपके डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर सकता है, सीओपीडी या किडनी ट्यूमर को। अब आप ऐसे समझिए कि किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है इराइथ्रोपोएटिन, अगर वहां पे ट्यूमर हो जाएगा तो इराइथ्रोपोएटिन का सेक्रीशन ज्यादा होगा, और अगर इराइथ्रोपोएटिन का सेक्रीशन ज्यादा होगा तो आरबीसी की काउंट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से मान लो किसी को डायरिया है तो उस दशा में भी डिहाइड्रेशन होगा डायरिया में, और उसकी वजह से आपको उसकी आरबीसी काउंट बढ़ी हुई मिल सकती है। या जो का अभी मैंने बताया कि लंग्स से संबंधित कोई बीमारी है, स्मोकर्स वगैरह जो होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट में भी आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर बात करें इसका नंबर डिक्रीज होता है तो ये कंडीशन फिर वही आपकी एनीमिया को इंडिकेट करती है, यानी आरबीसी काउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो एनीमिया की कंडीशन होगी। और आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को ध्यान देंगे, आयरन, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है अगर आरबीसी काउंट आपका कम है तो। इसी तरीके से एक और पैरामीटर है दैट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम।
ये जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है ये भी आपका एक आरबीसी का ही पैरामीटर है। इसमें आप देखेंगे कि अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ता है तो ये आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन बता रहा है, सीओपीडी की कंडीशन बता रहा है। बर्न के पेशेंट में ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप देखेंगे कोई पेशेंट बर्न होगा, कोई पेशेंट जलेगा, तो उसकी बॉडी से वाटर कंटेंट लॉस होगा, और अगर वाटर की कंटेंट लॉस होगी तो जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट में जो सेल घुली हुई हैं, जो सेल डिसॉल्व हैं, अगर उसमें से लिक्विड पार्ट को आप हटा देंगे, जो कि बर्न के केस में होता है, वाटर लॉस होता है, तो उस केस में पीसीवी की वैल्यू है इंक्रीज हो जाती है। अगर ये पीसीवी वैल्यू डिक्रीज होती है तो यानी हीमोडाइल्यूशन को इंडिकेट करती है, यानी ब्लड के डाइल्यूशन को, तो ये आपका एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलेगा। एक और पैरामीटर बारे में बात करेंगे, वो है आपका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी जैसे आप एमसीवी कहते हैं। अगर एमसीवी का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो टिपिकली ये आपके शरीर में क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर ये इंडिकेट नॉर्मल से ज्यादा है तो ये कंडीशन बोली जाती है आपकी मैक्रोसिटिक एनीमिया। ध्यान देंगे, अगर आरबीसी का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, और ये व्यक्ति के अंदर मेनली आपका इंडिकेट करती है विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। ध्यान रखेंगे, एनीमिया वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एनीमिया दो प्रकार का हम बात कर रहे हैं, जैसे मैक्रोसिटिक और नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोसिटिक। तो जिस व्यक्ति में विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी होती है उस व्यक्ति में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो अगर एनीमिया का कोई पेशेंट है और उसमें मेनली आपको एमसीवी की वैल्यू बढ़ी हुई मिल रही है, तो आप समझ जाएंगे कि एमसीवी की वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि इस व्यक्ति में जो एनीमिया है वो किस टाइप का है, मैक्रोसिटिक का है। तो उस व्यक्ति को आपको जो है मेनली फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की टैबलेट दे देनी है, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर बात करें इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है, यानी एमसीवी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। फिर आपको ध्यान देना है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया इंडिकेट करता है आयरन की डेफिशिएंसी। तो एमसीवी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया, ऐसे रोगी को आपको फोलिक एसिड और विटामिन बी12 देना है। लेकिन एमसीवी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये इंडिकेट कर रहा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और उस व्यक्ति को आपको केवल और केवल आयरन सप्लीमेंट देना है, क्योंकि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है। इसी तरीके से अगर एक और पैरामीटर है, ये है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी एमसीएच की वैल्यू होती है। एमसीएच की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो ये आपके मैक्रोसिटिक एनीमिया को बता रही है, जैसा अभी हमने बात की थी, यानी आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है एमसीएच का, तो ये आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। एक और अगर पैरामीटर बात करेंगे, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एमसीएचसी जो वैल्यू है ये आपको इंक्रीज करती है। एक कंडीशन है स्पीरोसाइटोसिस। अब ये जो स्पीरोसाइटोसिस है, वैसे तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये रेयर होता है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है, एमसीएससी का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये कंडीशन एनीमिया की है, लो एचबी की कंडीशन है। इसी तरीके से हम बात करेंगे आपसे एक और पैरामीटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आजकल आप देख रहे हैं कि जब भी कोई सीबीसी कराता है तो सबसे पहले लोगों का ध्यान इसी पैरामीटर पर जाता है, और ये पैरामीटर है आपका प्लेटलेट की काउंट। अब ये प्लेटलेट काउंट का इतना बड़ा लोगों ने हवा बना रखा है, इसको आप समझिए कि जो प्लेटलेट है, इस कंडीशन, अगर प्लेटलेट का नंबर बढ़ता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। इंक्रीज इसका जो लेवल होता है, ये इन्फ्लेमेशन के केस में, सर्टेन इन्फेक्शन के केस में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ध्यान रखेंगे, अगर प्लेटलेट का नंबर बढ़ रहा है तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मैंने जैसे बताया प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है आपके शरीर में, ये हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉट बनाता है, यानी कहीं पर कोई इंजरी होती है, ब्लड लॉस होता है, तो वहां पे प्लग फॉर्मेशन का काम करती हैं आपकी प्लेटलेट, यानी आपके ब्लड लॉस को रोकती हैं। तो अगर ज्यादा प्लेटलेट होंगी तो क्लॉट बनने के चांस होंगे, जैसे मैंने बताया। तो ऐसे पेशेंट में कई बार मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी हृदय संबंधी रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इसका नंबर डिक्रीज हो रहा है, जो आज के समय में बहुत देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, डिक्रीज लेवल अगर है इसका, तो जनरली ये वायरल इंफेक्शन में जो इंक्रीज प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होती है, जैसे एचआईवी के केस में, हेपेटाइटिस के केस में, डेंगू के केस में। ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेंगू के केस में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होती है, या कोई व्यक्ति एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करता है, प्लेटलेट काउंट उसमें रिड्यूस हो सकती है, या आपको
ऐसे समझना है कि जब भी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगी तो जो मेन फंक्शन था प्लेटलेट का वो क्या था, आपके शरीर में ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, यानी कहीं इंजरी होती है तो ब्लड लॉस ना हो जाए उसको रोकती है। तो ऐसे लोगों में यानी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है तो वहां पे चांसेस ऑफ हेमरेज यानी ब्लड लॉस के चांस आपके बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति में एक सर्टेन लेवल से प्लेटलेट काउंट नीचे आती है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि भैया थोड़ा सावधानी से रहने की जरूरत है। लेकिन प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने में उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है जितना आजकल इसको लोगों ने इशू बना लिया है। क्योंकि अगर आपके शरीर में प्लेटलेट एक बहुत लो लेवल पर जाती है तब चांसेस होते हैं कि हाँ इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में 70-80 हजार प्लेटलेट आती हैं तो उसी में लोग घबराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन है आप उसको समझिए और अपने पेशेंट को बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट ना करें। आप उसको समझाएं, आप उसको कहें कि किसी भी तरीके की चोट वगैरह ना लगे, कहीं गिरे नहीं। तो जब भी डेंगू का कोई केस आए तो उसको बहुत ज्यादा पैनिक ना करें कि भैया प्लेटलेट इतना है ये करो एडमिट करो। ठीक है, आप उसको जो है प्लेटलेट इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट बॉडी आपकी स्वतः बनाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, लोग कहते हैं कि प्लेटलेट का काउंट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। जैसे आज किसी व्यक्ति को डिटेक्ट हुआ कि इसको डेंगू है तो आप देखते हैं कि कल जो मान लो 70,000 प्लेटलेट थी, अगले दिन अचानक से 40,000 30,000 ऐसे रिड्यूस होती हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि आपके शरीर में जो टोटल प्लेटलेट है उसका 1/7 पार्ट डेली डाई करता है, यानी प्लेटलेट की जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर पीछे से नई प्लेटलेट नहीं बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है काउंट ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। टोटल प्लेटलेट जो भी आपके शरीर में होती है उसकी 1/7 रोजाना डाई कर जाती हैं। तो उस कंडीशन में, डेंगू की कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बोन मैरो सही से काम नहीं कर रही है, नई प्लेटलेट बन नहीं रही है, तो इसीलिए नंबर डिक्रीज होता है। अब बात करेंगे, आपके सामने एक रिपोर्ट है सीबीसी की। इस रिपोर्ट को देख करके आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन आप देख रहे हैं, यानी ये एनीमिया का पेशेंट है। टोटल जो आरबीसी काउंट देख रहे हैं, यानी इस रिपोर्ट को देख करके आप जो भी आपने अभी बातें की हैं उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे कमेंट करके कि आपको जो है सीबीसी रिपोर्ट को समझने में किस तरीके से चीजें हेल्पफुल हुई। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट रिपोर्ट है आपके सामने, इसको देख करके आप पता लगाएंगे कि इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है और इसको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट एक और ब्लड रिपोर्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये भी आपके सामने सीबीसी की रिपोर्ट है, इसको भी बड़े अच्छे से आप देखेंगे और पता लगाएंगे। तो इस तरीके से सीबीसी के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। सीबीसी की रिपोर्ट को लेकर के अब आपको मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर आप बहुत कुछ पेशेंट को बता सकते हैं, यानी बहुत सारी उसकी चीजें जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।